आज हम लोग बीए सेमेस्टर 2 एमडीसी बॉटनी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड लॉस। जिसको हम लोग जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। इसकी अवधारणाएं क्या है, महत्व क्या है और इससे हानि क्या होता है। देखिए, शब्दों को हम कम शब्दों में अधिक विस्तारित करने का प्रयास करेंगे। कोशिश कीजिए एग्ज़ाम में भी जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा सहारा उदाहरण का लेंगे। जितना ज़्यादा उदाहरण आपके दिमाग में रह पाएगा उतना ज़्यादा आप लिख पाएंगे, क्योंकि मेन कॉन्सेप्टुअल चीज़ें इतनी होनी चाहिए जिससे हमें उसके बारे में पता चल सके, और डिटेलिंग इतना होना चाहिए ब्रीफली में, किसी एग्जाम्पल के माध्यम से, कि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ जाए और लिख सके। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए और कोशिश करना है एग्ज़ाम में भी जिस तरह यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में दिया हुआ है वैसे इंग्लिश में यूज़ करना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो जैव विविधता होता है। जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव की विविधता को संदर्भित करती है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशाल पेड़ पौधे और जंतुओं तक की सभी प्रजातियां शामिल होती है। फिर इसके बाद लिखेंगे सामान्य शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जैव विविधता का अर्थ यह है कि इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हमारी मदद भी करते हैं, कुछ नुकसान भी करते हैं, शामिल हैं, से लेकर हाथी और ब्लू व्हेल जैसी बड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं। यानी इसमें हम छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसी के अंतर्गत इसी के अध्ययन को जैव विविधता के अंतर्गत लिया जा सकता है। ठीक है। देखिए, 2 लाइन था, मैंने इसको एलॉबरेट करके 6 लाइन का बना दिया। आप लोग भी एग्जाम में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी लाइन हम याद करके जाएं थोड़ा उसको एलॉबरेट करते चलें। अब आता है जैव विविधता को 3 मुख्य स्तरों में बांटा जाता है। तो इसको भी देखिए आज थोड़ा एलॉबरेट करते हैं। जैव विविधता के यूँ तो कई स्तर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है ताकि किसी भी छात्र को इसे समझने में आसानी हो सके। तो चलिए इसे 3 स्तरों में बांटने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर पॉइंट, आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी। यह किसी प्रजाति के भीतर आनुवांशिक भिन्नता को दर्शाती है। देखिए, सिंपल शब्दों में अगर हम बोले, साधारण शब्दों में, कोई भी जीव या किसी भी पेड़ पौधे को अलग अलग गुण के आधार पर बांटा जाता है। उनकी आनुवांशिक स्थिति अलग अलग होती है, जेनेटिक स्थिति। उदाहरण के लिए चावल या गेहूं की विभिन्न किस्में। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि चावल एक किस्म का नहीं होता बल्कि कई सारी किस्मों का हो सकता है, या गेहूं विभिन्न किस्मों का होता है। इसी के आधार पर चावल की कीमतें भी बदलती रहती है। किसी की कीमत अत्यधिक होती है तो किसी की कीमत अत्यंत कम होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बासमती चावल का दाम अत्यधिक होता है क्योंकि वह काफ़ी अच्छा चावल होता है। वहीं पे स्वर्णा चावल का दाम कम होता है क्योंकि उसकी किस्म थोड़ी घटिया किस्म की होती है और वह आसानी से उपलब्ध होती है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। जो प्रजाति आसानी से उपलब्ध होती है उसका मूल्य भी कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ लाइन अपने मन से ऐड करेंगे। फिर आते हैं हम लोग प्रजातीय विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी। न केवल चावल, गेहूं आदि किस्मों में ही बांटा जाता है बल्कि प्रजातीय विविधता भी अलग अलग होती है। जैसे किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जैविक प्रजातियों की संख्या, मतलब जीवों की संख्या, और उसके प्रकार को दर्शाती है। जैसे जंगलों में विभिन्न पक्षी, जानवर और पौधे। अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम सुंदरवन या बंगाल का सुंदरवन जंगल की ओर जाएं तो वहाँ हमें बाघों की अधिकता अत्यधिक मिलेगी। वहीं पे अगर आप असम चले जाएं तो असम में आपको गैंडे की उपलब्धता अत्यधिक देखने को मिलेगी। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। पक्षियों की भी कुछ इसी प्रकार की विविधता पाई जाती है। अमेजन जंगल में विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर आप ध्रुवीय प्रदेश में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर ध्रुवीय भालू दिखेंगे। अगर आप मरुस्थल वाले इलाकों में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऊँटों की संख्या अत्यधिक दिखेगी, और जहाँ पे ठंड ज़्यादा है वहाँ पर ऊँट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ यह है कि अलग अलग जलवायु के आधार पर भी प्रजाति विविधता पाई जाती है।
अगला आते हैं हम लोग पारिस्थितिकीय विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यह विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, वही इकोसिस्टम के कारण क्या होती है, विविधता अलग अलग होती है। समुद्र में अलग होगी, स्थल में अलग होगी, रेगिस्तान में अलग होगी, और वन पारिस्थितिकी तंत्र में अलग होगी। मतलब जगह के आधार पर भी प्रजातियों में विविधता पाई जाती है, चाहे वह पेड़ पौधे की हो या जीव जंतुओं की हो। ठीक है। और उनका एडप्टेशन, उनका आदत भी अलग अलग होता है। अगर हम बात करें, अभी जैसे मैं शाम में क्लास ले रहा हूँ, अगर मैं अभी अमेरिका चले जाऊँ तो अमेरिका में भी सुबह हो रहा होगा, जबकि इधर क्या हो रहा है, शाम हो रहा है। तो वहाँ के लोगों का रूटीन और हमारे यहाँ के लोगों का रूटीन भी अलग होगा। यह कई सारे जलवायु कारकों पर भी निर्भर करता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। आशीष, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर, आगे बढ़िए। ठीक है। देखिए, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी सेम चीज़ ही है लिखा हुआ, बस जिनको दिक्कत होती है उनके लिए मैंने डाल दिया है। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। तो वही है, बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग चीज़ों के बारे में रख दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरा, तो वही है, ये तीनों आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे देखते हैं। अगला आते हैं जैव विविधता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आता है जैव विविधता पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, जीवन को सहारा देने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तुम सुनो। देखिए, अगर हम बात करें जैव विविधता का महत्व क्या होता है, तो जैव विविधता क्या करती है, पारिस्थितिकीय संतुलन, मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है उसको स्पष्ट बनाए रखने में मदद करती है। तुम्हारा भी है। देखो, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी में हमारा इकोसिस्टम कैसे संतुलित रह सकता है, इसके बारे में बात की जाती है। जीवन को सहारा देने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए, जैसे कि अभी हम लोग आप लोग सुनते होंगे देवघर में प्रदूषण का स्तर कम है, वहीं अगर आप दिल्ली चले जाते हैं तो वहाँ का प्रदूषण स्तर क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब वहाँ पे कोरोना नहीं भी फैला था, उस टाइम में भी वहाँ के अधिकतर लोग मास्क का प्रयोग करते थे। कारण क्या है, वहाँ का एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो सुबह के टाइम में जब कोहरा आदि होता है तो वहाँ का पॉल्यूशन स्तर इतना बढ़ जाता है कि स्कूल और कॉलेजों को कुछ समय के लिए ठंड में बंद कर दिया जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बस वही परिस्थिति है कि हाँ, वहाँ की परिस्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा नहीं है। तो इसी कारण से जीवन को सहारा देने और प्राकृतिक संसाधन, जीवन को सहारा देने वाली क्या क्या हो गई, पानी हो गया, हवा हो गया, वातावरण जो हमारे आसपास के लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को, पर्यावरण को संरक्षित करने पर बल देती है। इसके प्रमुख लाभ क्या क्या है, तो पहला आता है आपका पर्यावरणीय संतुलन। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। जैव विविधता क्या करती है, हमारे इकोसिस्टम को सही से असेंबल करती है। जैसे सिंपल सा वे में बोले, पहले से जो प्रकृति ने बना के रखा था, हम लोग ऑक्सीजन को का ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति ने हमारे पूरे पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए एक अनुपात बनाया था, जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण ना हो सके। हम इंसानों ने क्या किया, अपनी आबादी को अत्यधिक बढ़ाना शुरू कर दिया और पेड़ पौधों की कटाई एकदम वृहत स्तर पर करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती चली गई और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। फलस्वरूप हमारा पर्यावरण भी संकट में आ रहा है। इसी को हम लोग, इस चीज़ का अध्ययन को इकोलॉजिकल बैलेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। अब आते हैं आर्थिक महत्व पर। कृषि, औषधि, वानिकी और मत्स्य उद्योग
जैव विविधता पर निर्भर करती है। अगर हम बात करें इसमें कि अगर पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ आर्थिक महत्व की, तो जहाँ पे खेती का स्तर ज़्यादा है वहाँ के लोगों का इनकम भी ज़्यादा होता है। आपने एक चीज़ पढ़ा था 12th के इतिहास क्लास में, मगध जनपद सबसे ज़्यादा विशाल और महत्वपूर्ण जनपद बन गया था क्योंकि वहाँ के आसपास गंगा और सोन नदियों के पानी से बहुत ज़्यादा सिंचाई वगैरह की व्यवस्था थी। फलस्वरूप उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पर कई सारे वन भी हुआ करते थे और वन के होने के कारण क्या हो रहा था, अ, जंगलों में हाथी और भी कई तरह के लकड़ियाँ संसाधन आदि मिलते जा रहे थे, जिसके कारण दिक्कत कम था, वहाँ के लोगों का आय भी ज़्यादा था। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है, कृषि से औषधि, वानिकी, मत्स्य उद्योग, ये सब क्या है, जैव विविधता के ऊपर निर्भर करते हैं। जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी उतना इनकम अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है स्वास्थ्य और औषधीय लाभ, हेल्थ एंड मेडिसिनियल बेनिफिट्स। तो जैव विविधता क्या करती है, इससे प्राप्त औषधीय पौधे विभिन्न बीमारियों के उपचार में सहायक होते हैं। एक चीज़ आपने देखा होगा, नीम के पत्ते का उपयोग कई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते का उपयोग खांसी सर्दी को दूर करने में भी किया जाता है। अगर तुलसी के पत्ते का सेवन किया जाए तो सर्दी खांसी दूर हो सकता है। तो इसका भी, इसके अलावा एक चीज़ हम लोग और पढ़े हैं, हाँ, अश्वगंधा का एक पौधा आता है, कालमेघ का एक पौधा आता है, उसके बारे में भी डिटेल शायद किसी सब्जेक्ट में पढ़े थे हम लोग, एमडीसी बॉटनी में ही था। तो इन सब पौधे का पत्तियों का उपयोग करने से काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और भी बहुत सारा है। फिर आप लोग का एक ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा का पौधा पथरी के इलाज में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा लाभ हैं। आशा कुमारी, क्लास में सारी बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। जहाँ दिक्कत होगी बोलिएगा, ठीक है। अब आते हैं पर्यटन और मनोरंजन। राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। एक चीज़ और, जैसे अभी मैंने तीसरा नंबर पॉइंट बताया, इसके साथ साथ क्या कीजिएगा, उदाहरण के तौर पर नीचे से ले आइए। उदाहरण के तौर पर आप ये जो मैंने अभी कहा, नीम का पत्ता, अश्वगंधा का, काल मेघ का, पत्थरचट्टा का पौधा, इन सब से क्या क्या बीमारी से दूर हो सकता है वो भी आप इसमें लाइनिंग ऐड कर दीजिएगा। जैसे आप लिख सकते हैं, अ, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसा कि आप लिख सकते हैं कि तुलसी के पत्ते का सेवन करने के कारण खांसी दूर हो सकती है। पत्थरचट्टा का पौधे का उपयोग करने के पत्ते का उपयोग करने से पथरी संबंधी बीमारियों से निजात मिलती है। सिनकोना वृक्ष के साल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, या बुखार की दवाई बनाई जाती है। तो ये सारा चीज़ आप अपने मन से इसमें 4-5 लाइन ऐड कर सकते हैं कि किस पौधे का क्या औषधीय गुण है। ये अभी इसमें ऐड किया जा सकता है और आप आराम से कर सकते हैं। कुछ कुछ पौधे के पत्ते का उपयोग आप लोग करते हैं। गिलोय के पत्ते का उपयोग काढ़ा बनाने में किया जाता है। इससे हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती मिलती है। जब कोरोना काल था तो उस टाइम में गिलोय के पत्ते का काढ़ा लगभग सभी के घर में पिया जा रहा था ताकि कोरोना से बचा जा सके। अब आते हैं पर्यटन और मनोरंजन। राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जैसे जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है या जैव विविधता है, जैसे अभी हाल ही में मैं पारसनाथ घूमने के लिए गया था क्योंकि वहाँ पर कई सारे पहाड़ वगैरह हैं देखने के लिए, भरपूर दर्शनीय स्थान है। तो जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, पर्यटन और मनोरंजन को भी बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और लोगों का इनकम भी होता है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए पारसनाथ या फिर कोई और अच्छा जगह ले लीजिए। मसूरी बहुत कोई जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए उदाहरण के लिए कश्मीर की वादियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, जिसके कारण वहाँ पर पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा मिलता है। मैं भी अभी हाल ही के समय में कश्मीर गया हुआ था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कश्मीर की वादियों में मैंने एंजॉय किया। वहाँ काफ़ी सारा बर्फ़ की वादियाँ थी, देखने लायक स्थान थे। आप अपने से बना करके कोई भी जगह का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। जैसे मैंने कश्मीर का कहा, मसूरी का कहा, शिमला वगैरह है, बहुत सारा जगह ऐसा है, उसको आप डाल सकते हैं अपना लाइन में। ज़्यादा दूर नहीं गए, तपोवन का ही डाल दीजिए, तपोवन, त्रिकुटी, ये सब तो आप लोग गए, ये नंदन पहाड़, और थोड़ा सा 4 लाइन डाल करके इसको बढ़ा लेंगे।
जलवायु संतुलन। जैव विविधता कार्बन संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण रखने में भी मदद करती है। अभी मैंने जस्ट कहा था कि पेड़ पौधों को काटने के कारण हमारा जलवायु संतुलन बिगड़ रहा है। तो जैव विविधता में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पेड़ पौधे आदि सही मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाने चाहिए, ताकि जो कार्बन का स्तर है वह सही हो सके। अब यही चीज़ें देखिए इंग्लिश में लिखी गई है। जिनको इंग्लिश में जानना है एक बार देख सकते हैं अच्छे से, और थोड़ा अपना लैंग्वेज मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं जैव विविधता की हानि। अब लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है, जैव विविधता तेजी से घटती जा रही है। इसके भी कुछ प्रमुख कारण है। पहला है वनों की कटाई। तो कृषि और शहरीकरण के कारण वनों का विनाश होता जा रहा है, जिससे अनेक प्रजातियां लुप्त हो रही है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, कोई भी जगह का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे एक चीज़ हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था, सिंगरौली जगह का नाम था। सिंगरौली का एक गांव था अमझर, जहां से वहाँ पर कोई एक प्रोजेक्ट आया था, जिस प्रोजेक्ट के आने के कारण वहाँ के पेड़ों की कटाई की जा रही थी। वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ की स्थापना की जानी थी, जिसके कारण वहाँ के वन लुप्त हो गए। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर पूरी तरह से बदल गया। हालांकि वहाँ के लोगों को पैसा तो दिया गया था, लेकिन पूरे वन कट जाने के कारण वहाँ का पर्यावरण बिल्कुल बदल गया। तो आप कुछ कुछ एग्जाम्पल अपने से डाल सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया सिंगरौली का, आप कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मुंबई एक समय में काफ़ी शुद्ध हवा देने वाला जगह हुआ करता था, आज से 400-500 साल पहले। लेकिन आज मुंबई की वायु बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, दिल्ली की वायु बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। वन वहाँ पर ख़त्म हो सके हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ देखने को नहीं मिलती। गौरैया, कबूतर जैसी पक्षी वहाँ पर देखने को अब नहीं मिलता है। अगला आते हैं, अरे यार, अगला आते हैं हम लोग प्रदूषण के ऊपर। तो वायु, जल और भूमि प्रदूषण भी जैव विविधता को प्रभावित करता है। आप एक लाइन में यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें कई हजारों सॉरी लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। हाँ, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे और पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। वहाँ का पानी का जो पीएच लेवल था, वह नहाने के सुरक्षा मानक से भी मानक को का आंकड़ा पार कर दिया था, जिसके कारण वहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका था, भूमि भी पॉल्यूटेड हो चुकी थी। तो स्थिति वहाँ की काफ़ी गंभीर हो गई थी। आप ये लाइन डाल सकते हैं। अत्यधिक शिकार और मत्स्यन। अत्यधिक शिकार करने के कारण और मछली मारने के कारण भी क्या होता है, कई सारी प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही है। अब आते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन के ऊपर। तापमान वृद्धि और मौसम में बदलाव जैव विविधता को क्या करता है, नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बारे में भी बात की गई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य रीजन क्या है, पेड़ पौधों की कटाई। ये लाइन आप अपने से डाल सकते हैं। अगला है विदेशी प्रजातियों का प्रसार। बाहरी प्रजातियां अब बहुत कोई क्या कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए बहुत सारे विदेशी चीज़ों को भी या विदेशी पेड़ पौधों को भी यहाँ पर ला करके लगा रहे हैं, जिसके कारण ये स्थानीय जीवों और पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान पहुँचाती है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, यूकेलिप्टस का पौधा अगर यहाँ की मिट्टी में लगाया जाता है तो वह मिट्टी की गुणवत्ता को पूरी तरह से खराब कर देता है। ठीक है। अब निष्कर्ष के तौर पर हम लिखेंगे, यानी कंक्लूजन जो लिखेंगे, जैव विविधता मानव जीवन और पर्यावरण के लिए आवश्यक है। इसके संरक्षण के लिए वनों की रक्षा की जानी चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए, सतत कृषि और संरक्षण योजनाएं अपनाई जानी चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के वर्क को अपनाया जाना चाहिए। सरकार और आम जनता को मिलकर जैव विविधता को बचाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो ये टॉपिक यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब रही बात, आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका काम है। आप पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ। थैंक यू सो मच आज का क्लास के लिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके बाय, सी यू।